Okay. Good afternoon to one and all present here. Today, we, the members of group number 8, B.Ed first year, are here to present our Understanding the Self practical activity on iconic figures. So, now I will introduce my group members Mansi, Samrita, Shivani, Sonali, Shifa, Sanya, Sejal, Simran, Shweta, and Sakshi. सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला। देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानुस थे सारे चेहरे सुने सुनाए। पाँव धोए हाथ धुलाए आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पर मक्के की कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान पिछले साल के फसलों का गुड़ लाए थे। आँख खुली तो देखा घर में कोई ना था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा ना था और होठों पर मीठे गुड़ का जायका तक चिपका रहा था। ख्वाब था शायद ख्वाब ही होगा। सरहद पार कल रात सुना है चली थी गोलियां। सरहद पार सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणकम, हेलो। तो चलिए आज से 74 साल पीछे और सुनते हैं कुछ कहानियां और कुछ सच्चाई हमारे कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की। शुरू करते हैं सादत हसन मंटो के साथ। इनके पाठक इन्हें आज भी मंटो के नाम से जानते हैं। सादत हसन मंटो उर्दू लेखक थे जो अपनी लघु कथाओं भू, खोल दो, काली सलवार, ठंडा गोश और चर्चित तोबा तेग सिंह के लिए प्रसिद्ध हुए। कहानीकार होने के साथ साथ वो फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने 22 लघु कथा संग्रह, एक उपन्यास, रेडियो नाटक के 5 संग्रह, रचनाओं के 3 संग्रह और व्यक्तिगत रेखा चित्र के 2 संग्रह प्रकाशित किए। सच से पर्दा उठाने की कोशिश में अश्लीलता का आरोप झेला, अदालत गए और जवाब देते देते थक गए तो पागल खाने भी गए। अपनी कहानियों में अश्लीलता के आरोप से मंटो को 6 बार अदालत जाना पड़ा था। मंटो ने हमेशा अपनी कहानियों के बचाव में यही कहा कि उनकी कहानियां समाज का आईना है। जो सच में हो रहा है वो वही लिखते हैं और अगर उनकी कहानियों से किसी को एतराज है तो फिर इसका मतलब ये है कि उन्हें समाज से ही एतराज है। मंटो जमाने से तो लड़ गए और वो भी बिना किसी पछतावे के, पर वो लिवर सिरोसिस नाम की भयानक बीमारी से नहीं लड़ पाए और 18 जनवरी 1955 में उनका देहांत हो गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बारे में सबसे बेहतरीन लिखने वालों में से एक रहे मंटो। मंटो भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले 1912 में पंजाब के लुधियाना जिले के समगराला गांव में पैदा हुए थे। उस वक्त भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। अंग्रेजों की बर्बरता ही पहली वजह थी जिसके कारण मंटो ने कलम उठाई और लिखते चले गए। मंटो शुरू से ही कला और साहित्य से लगाव रखते थे। मंटो ने भारत पाकिस्तान बंटवारे और समाज के बारे में काफी कहानियां लिखी हैं। मंटो की कहानियां और उनकी कहानियों की सच्चाई 50 साल से हमें आईना दिखाती आई है और मंटो अपने पढ़ने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे वाकिफ नहीं हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। तो आइए जानते हैं उन्हीं अफसानों के बारे में उन्हीं की जबानी। आदाब, मैं ठंडा गोश। मंटो की उन अश्लील कहानियों में से एक जिसे हमारे समाज के नकाबपोशी शरीफ लोगों ने अश्लीलता का नाम दिया। अक्सर आपके घर वालों ने मुझे पढ़ने से मना किया होगा या फिर मुझे एक बंद कमरे में पढ़ा गया होगा, मगर मैं आपका वो कड़वा सच हूं जो आप कभी कबूल नहीं करना चाहते। The rape of a corpse is symbolic of the blindness of extortion of power and control, not only over women but also over members of other communities. My story is based on this idea, and my story comments on the extent of violence of rape.
by rendering the perpetrator impotent because he attempted throwing himself onto a woman who was dead. The perpetrator, Isha Singha, is depicted to have experienced not just the physical pain of being attacked by his wife Kulwant Kaur, but also the psychological trauma of attempting to rape a dead body. The very fragile nature of toxic masculinity is exposed from within the character of Isha Singha, and my writer Manto symbolically tries to depict the psyche of the rape victim by making Isha Singha undergo physical, psychological, emotional trauma and reducing him to just a lifeless piece of meat. As my story ends, similar to lifelessness of the corpse he attempted to rape. मीठी जुबान और बगदाद दिल, ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है? निश्चित पड़ा होगा, और नहीं तो जान लीजिए कि इस प्रजाति के लोग सदियों से इस समाज में इस धरती पर विराजमान रहे हैं। ऐसी ही शख्सियतों को बेनकाब करती मंटो की कहानी मैं खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे से चली और 8 बजे मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, कई जख्मी हुए, कई इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली तो अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का अंतहीन समुद्र देखा तो उसकी सोचने समझने की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई। वह देर तक धुंधले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसे देखता तो यूं सोचता वह किसी गहरी सोच में डूबा है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास बिल्कुल दुरुस्त थे और वह किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। धुंधले आकाश की तरफ बिना किसी कारण देखते ही सिराजुद्दीन की निगाह सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके अंग अंग में समा गई और वह जाग उठा। पल भर में उसकी दिमाग में कई तस्वीरें कौंध गईं। लूट पाट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम से उठ खड़ा और पागलों की तरह अपने चारों तरफ फैले इंसान के समुद्र को खगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वह सकीना 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 पुकारते हुए कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी कहीं ना का कोई पता ना चला। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई थी। लेकिन बार बार उसके जहन में सकीना की माँ की लाश याद आ जाती, जिसके जिस्म से सारी अंतरियां बाहर निकली हुई थीं। इससे आगे वह और कुछ ना सोच पाता। सकीना की माँ मर चुकी थी, लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके बारे में उसकी मरती हुई माँ ने कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर गया था। उसे उठाने के लिए सिराजुद्दीन ने रुकना चाहा था, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़ दीजिए। फिर भी उसने दुपट्टा उठा लिया था। यह सोचते सोचते उसने अपनी कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और सकीना का वही दुपट्टा निकाला, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे। फिर सिराजुद्दीन कुछ और 8 नौजवानों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। सिराजुद्दीन ने उन्हें लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा सा रंग है, बहुत खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी माँ पर गई है। उम्र 17 बरस बरस के करीब होगी, आंखें बड़ी बड़ी और बाल स्याहे, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल है। इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। उन नौजवानों ने बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में उसके पास होगी। एक रोज वह नौजवान अपनी इसी खिदमत के लिए जा रहे थे कि उन्हें एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की और कोई नहीं, सकीना ही थी। एक लड़के ने उसे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसने कुछ नहीं कहा,
लेकिन जब लड़कों ने उसे दिलासा दिलाया उसका डर दूर हुआ और उसने मान लिया कि वही सकीना है। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली। रात को कई देर तक वह उन नौजवानों की कामयाबी की दुआएं मांगा करता था। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवानों को देखा। सिराजुद्दीन भागता भागता उनके पास गया और उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछा। सबने एक जुबान में कहा, चल जाएगा चल जाएगा, और वहां से चले गए। सिराजुद्दीन फिर उन नौजवानों को दुआएं दी। शाम को सिराजुद्दीन कैंप के पास बैठा हुआ था। उसके पास बहुत हलचल हुई। चार आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे। उसने पता लगाया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे गया। कुछ देर तक वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई ना था, सिर्फ एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन धीरे धीरे उस लाश की तरफ बढ़ा और कमरे में सहसा रोशनी हुई, और डॉक्टर ने सिराजुद्दीन को देखकर बोला, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जैसे हलचल हुई। बेजान हाथों से उसने इजार बंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्ला उठा, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पांव तक पसीने से लथपथ हो गया। I am Kholdo, a short story written by Saadat Hassan Manto. Manto depicts the dilemmas and stigmata of a society and are adept at unveiling the ruthless truth of a society. Kholdo focuses on women and violence, especially the wartime rape that leaves women more vulnerable than before. It seeks to explore how women are the victims of atrocities of war and partition, which make them doubly marginalized due to hegemonic binaries of men and women, and how the story aims to reflect the stigmata of a society regarding the violence and the cruel treatment of women since their existence. Moreover, it explores how different the wartime weapons can be for the both gender binaries through the lenses of feminism and the post-colonialism. Manto, through his bold writing, leave us to ponder over the barbaric behavior towards women not only in everyday life, but in wartime, that too being with the men who are supposed to be protecting them. 15 अगस्त 1947 के 2-3 साल बाद यानी बंटवारे के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत को ख्याल आया कि कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला हो जाना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खाने में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खाने में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। यहीं से शुरुआत होती है मेरी कहानी, यानी कि तोबा तेग सिंह। लाहौर के पागल खाने में कुछ पागल रहते थे। उन्हें नहीं पता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्या है। वे इस बारे में कुछ ना जानते थे। वही एक पागल था, तोबा तेग सिंह। तोबा तेग सिंह का असली नाम बिशन सिंह था। वे ना तो कभी सोता ना कभी बैठता, बस अपनी 2 टांगों पर खड़ा रहता। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, उसे कोई तारीख का भी कोई मतलब नहीं था, पर उसे पता चल जाता था कि उसके अजीज लोग उससे मिलने आ रहे हैं, और सिर्फ महीने में उस दिन वो नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होता। उसे अपनी बेटी, अपने रिश्तेदार कोई याद ना थे। 10 साल हो गए थे, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी कोई बेटी भी है। उसका सिर्फ एक ही सवाल होता था कि तोबा तेग सिंह कहाँ है। तोबा तेग सिंह का वो रहने वाला था। फिर एक दिन लोरियां भरकर हिंदुस्तान के पागलों को हिंदुस्तान ले जाया गया, और पाकिस्तान के पागलों को पाकिस्तान। उस दिन बॉर्डर पर जब नाम पूछा गया तो तोबा तेग सिंह का सिर्फ एक ही सवाल था कि तोबा तेग सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। जब उसे पता चला कि वो तो पाकिस्तान में ही रह गया, वो हिंदुस्तान जाने को ना माना। ऑफिसर्स ने उसे बहुत खींचने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी ना कर पाया। उसने वहीं पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर के बीच में अपना दम तोड़ दिया। इस तरह के विभाजन के मनोवैज्ञानिक अध्यात्म ने लोगों के अपनेपन को अलग कर दिया और उनकी पहचान को भंग कर दिया।
मंटो इसे मेरे द्वारा दर्शाना चाहते थे, सिर्फ जमीन नहीं, इंसान के अंग और मन तक का बंटवारा हुआ है। मंटो बस एक ही संदेश पहुंचाना चाहते थे कि दोनों देशों के लोगों को शांति और समृद्धि के लिए रास्ता दिखाकर उन्हें एक ऐसी भूमि पर ले जाएं जहां धर्म के नाम पर कोई विभाजन नहीं है, जहां स्वतंत्रता, समानता और प्रबल है, और जहां शांति है, सिर्फ शांति। आखिर में मैं मंटो के कुछ शब्द कहना चाहूंगी। मैं सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, दर्जियों का काम है। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया, न जाने क्यों आज तेरे नाम पर रोना आया। किसकी है यह गजल? यह गजल बेगम अख्तर की है। कान में घुली उनकी आवाज और उनकी हंसी में छन कर आती हुई गालिब, मोमिन और जिगर, इन सभी की गजलें। एक तो बेजोड़ अदायगी और ऊपर से पोएट्री का इतना खूबसूरत सिलेक्शन। यही था जो बेगम अख्तर को बाकी सबसे अलग करता था। उर्दू के अजीम शायर कैफी आजमी ने कहा, गजल के दो मायने हैं, पहला गजल, दूसरा बेगम अख्तर। लखनऊ से 80 मील दूर है फैजाबाद, आज का अयोध्या। इसी फैजाबाद में अख्तरी बाई का जन्म हुआ है। फैजाबाद में जन्म होने के कारण उनका नाम अख्तरी बाई फैजाबादी था। उनके बचपन का नाम बिब्बी था। फिर बीबी बड़ों के कहने पर पटना के मशहूर सारंगी उस्ताद इमदाद खान साहब के पास गायकी सीखने लगी। 11-12 साल की हुई तो अपनी माँ के साथ कलकत्ता गई। वहाँ पटियाला घराने के मशहूर उस्ताद अदनान मोहम्मद खान साहब के साथ उनकी तालीम शुरू हुई। खान साहब बहुत ही सख्त आदमी थे, रोज सुबह और शाम रियाज कराया करते थे। और हालात तो कुछ यूं थे कि अगर उस्ताद ने रात में 3 बजे भी आवाज दी अख्तरी, तो वह नींद में भी अलाप लगाना शुरू कर देती थी। 1945 में बेगम अख्तर वापस लखनऊ लौटी। उस समय के नामी वकील इश्तियाक अहमद अब्बासी से उनकी शादी हुई। उनके शौहर को ये गाना वगैरह पसंद नहीं था। शादी निभाने के लिए बेगम ने गायकी छोड़ दी। 5 साल तक कुछ नहीं गाया, पर इसी वजह से बहुत बीमार रहने लगी, बेचैन सी रहती थी और बेगम टूट गई थी। तब अब्बासी साहब को लगा कि बेगम की जान गायकी में ही बसती है और वापस फिर से उन्होंने गाना शुरू किया। उनके चाहने वालों की एक पूरी दुनिया थी जो उसी दिन का इंतजार कर रही थी। पर अफसोस 30 अक्टूबर 1974 वह नामुराद दिन था जिस दिन बेगम अख्तर इस फानी दुनिया को छोड़ दूर चली गई थी। पर अब भी एक दुनिया है उनके चाहने वालों की। बेगम अख्तर एज टीचर। बेगम अख्तर एक ऐसी शिक्षिका थी जिन्होंने अपना ज्ञान बहुत सारे प्रतिभावान गायकों को दिया। जब वह लखनऊ में बसी तब उन्होंने अपने शिष्य बनाए। उनके शिष्यों में रीटा गांगुली और रेखा सूर्य भी थी। वो स्वयं गुरु शिष्य परंपरा में परीक्षित थी, इसलिए कभी उन्होंने किसी शिष्य से कोई धन नहीं लिया। वो आधुनिक ब्रिटिश ओडिशा की पहली मुस्लिम शिक्षिका थी। हर स्ट्रगल एज अ तवायफ। निजी कार्यक्रमों में तवायफ को पूरे गायन के दौरान खड़े रहना पड़ता था। अख्तर भाई ने ऐसे अपमानजनक हालात में भी अपनी प्रतिभा और दृढ़ता से नए नियम स्थापित किए। जब सरोजनी नायडू ने बिहार भूकंप के पीड़ितों के सहितार्थ कार्यक्रम के लिए कहा, तो उनके कोठे का कलंक हमेशा के लिए मिट गया। अगर बेगम अख्तर गजल गायकों को सम्मानजनक संगीत सम्मेलन का दर्जा ना दिलवाती, तो एक शर्मनाक प्रथा ही बनकर रह जाती। उन्होंने गजल को शास्त्रीय संगीत का हिस्सा ही बताया।
आपने सबसे पहले किस सन में और किस जगह कॉन्सर्ट में शिरकत की होगी, कुछ याद है? मेरे कॉन्सर्ट में शिरकत करने का एक अजीब वाकया है। सबसे पहली दफा मैं जो स्टेज पे आई तो बिहार में जलजला जब आया था, आपको याद होगा शायद 36 या 38 में आया था। आप तो शायद बच्चे हों मगर अच्छा खासा जलजला आया था, जिसके लिए हिंदुस्तान भर में तहलका मच गया था। कोयटा और वहाँ सब बराबर बहुत ही खराबियां लगी। उस जमाने में मैंने ये बिहार रिलीफ फंड के लिए प्रोग्राम किया था। हम इस कदर परेशान, इतने परेशान कैसर साहब के हम आपको बता नहीं सकते। आखिर में हम रोने लगे। हमने कहा कि हम कैसे, हमने आज तक स्टेज पे गाया नहीं, हम कैसे गाएंगे। 5 साल स्टेज पे 9 बज गए। पब्लिक इस कदर जहाँ चुके टिकट सेल हो चुके थे और चैरिटी के लिए सब लोग बेचारे हमारे तरफदार थे। हम बड़ी पब्लिक वहां जमा और हम स्टेज पर थर 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 हाथ पैर हमारे कप रहे थे कि अल्लाह कैसे गाएंगे हम। बेगम अख्तर ने फिल्मों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। बेगम अख्तर की अच्छी लगन और संवेदनशील आवाज ने उन्हें अपने शुरुआती वर्षों में एक फिल्म करियर के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाया। आइए अब बेगम अख्तर की कुछ फिल्मों और उनकी भूमिकाओं के बारे में वर्णन करते हैं। उनकी पहली फिल्म सन 1933 में एक दिन के लिए राजा, जिसमें उन्होंने एक अभिनेत्री की भूमिका निभाई। सन 1934 में फिल्म रूप कुमारी और अमीना, जिसमें उन्होंने एक अभिनेत्री की भूमिका निभाई। सन 1935 में जवानी का नशा, जिसमें उन्होंने एक अभिनेत्री की भूमिका निभाई। सन 1936 में फिल्म नसीब का चक्कर, जिसमें उन्होंने एक अभिनेत्री की भूमिका निभाई। सन 1942 में रोटी, जिसमें उन्होंने एक अभिनेत्री और एक गायिका की भूमिका निभाई। सन 1945 में पन्ना दाल, जिसमें उन्होंने एक गायिका की भूमिका निभाई। सन 1953 में फिल्म दाना पानी, जिसमें उन्होंने एक गायिका की भूमिका निभाई। जैसा कि आप सभी ने बेगम अख्तर के बारे में जाना, उनको पहचाना, आओ अब उनके अवार्ड और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। बेगम अख्तर प्रसिद्ध गायिकाओं में से एक थी। बेगम अख्तर को वर्ष 1968 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। अख्तरी बाई को साल 1975 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। साथ ही 1972 में उन्हें संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। वीर सावरकर न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक भाषाविद, कवि, राजनेता, समाज सुधारक, दार्शनिक, इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता भी थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे एक ऐसे इतिहासकार भी हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की विजय के इतिहास को प्रामाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया था। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। वीर सावरकर was born on 28 May 1883. In the Marathi Chitpavan Brahmin Hindu family of Damodar and Radhabhai Savarkar in the village Bhagpur, Nasik, and died on 26 February 1966, Bombay, now Mumbai. His full name is Vinayak Damodar Savarkar. He was a politician, lawyer, social reformer. He was an Indian independence activist and politician who formulated the Hindu nationalist philosophy of Hindutva. He was a leading figure in the Hindu Mahasabha. While some consider him as one of the greatest revolutionaries in the Indian freedom struggle, others consider him a communalist and right-wing leader.
There were many famous books of Veer Savarkar, but the most famous book of Veer Savarkar was Hindutva, Who is Hindu? It is an ideological pamphlet by Vinayak Damodar Savarkar, originally published under the title Essentials of Hindutva in 1923. It was retitled Hindutva, Who is Hindu, when reprinted in 1928. Savarkar pamphlet forms part of the canon of works published during the British rules that later influenced post-independence contemporary. Savarkar used the term Hindutva to describe Hinduness or the quality of being a Hindu. Savarkar regarded Hinduism as an ethnic, cultural, and political identity. Savarkar includes all the Indian religions in the term Hinduism and outlines his vision of a Hindu Rashtra as Akhand Bharat, means undivided India, stretching across the entire Indian subcontinent. He said that we Hindus are bound together not only by the tie of the love we bear to a common fatherland and by the common blood that courses through our veins and keeps our hearts throbbing or our affections warm, but also by the tie of the common homage we pay to our great civilization, that is our Hindu culture. The second book, which was famous of Vinayak Damodar Savarkar ji, was The Indian War of Independence. The Indian War of Independence is an Indian nationalist history of the 1857 revolt by Vinayak Damodar Savarkar that was first published in 1909. The book, initially written in Marathi, was penned by Savarkar in response to celebrations in Great Britain of the 50th anniversary of the Indian Rebellion of 1857, with records from India of his archives. The book was influenced by histories of the French Revolution, the American Revolution, and Indian histories of the Maratha conquest. Karl Marx had published a short article named The Indian Revolt in the New York Tribune in 1857 and later went on to write the book The First Indian War of Independence 1857-58. Savarkar published his book later in 1909 using much the same format as of Karl Marx. The next book of Savarkar was Six Glories, Epochs of Indian. It is a learning experience which covers the period of Muslim invasions in India and brave rebellion by the natives. No less was the struggle of Indian means against British rule and for freedom came and liberation of the mother country. Now Sakshi will tell you about the relevance of Veer Savarkar. Savarkar was a modernist, a rationalist, and a strong supporter of social reform. According to Savarkar, our movies should focus on the positives of the country, keeping aside the negatives, and have pride in its victories. Our youth should be inspired by movies that focus on the positive side of things. In his presidential address to the annual session of the Hindu Mahasabha held in Calcutta in 1939, Savarkar spoke about how Hindus and Muslims could bury their historical differences in a common Hindustani constitutional state. Savarkar often called on his supporters to welcome the age of the modern machine.
in an essay published in the magazine Kirloskar and republished in a book of his essays on the scientific approach, he argued that India would continue to lag behind Europe as long as its leaders believed in superstition rather than science. He argued that any social reformer who seeks to root out harmful social practices or preach new truths has first of all to compromise his popularity. Example, Jesus was killed, Buddha has to face a murderous attack, Muhammad had to flee, was injured in battle, was condemned as a traitor. He championed aestheticism and rationality and also disapproved orthodox Hindu belief. In fact, he even dismissed cow worship as superstitious. A true social or religious reformer should only be driven by the desire to do good. He was a critique of the caste system and held that both Chaturvarna and caste system proved very disastrous for the unity of Hindu society and gave birth to the inhuman practice of untouchability. The caste encouraged and institutionalized inequality and divided Hindu society into numerous compartments and sowed the seed of hostility and hatred among the Hindus. He rejected the sanctity of religious scriptures and maintained that all religious scriptures were man-made and their teaching could not be applied to all societies in all times. He favored the pursuit of science and reason and criticized irrational and superstitious practices of Hindus. He wanted the Hindus to reject blind faith in the Vedas and custom and try to acquire material strength by accepting the supremacy of machines. He wrote some of the lines about untouchability. The practice of untouchability is a sin, a blot on humanity, and nothing can justify it. Consider only that untouchable which is injurious to one's health, not fellow human beings. Unshackling this one foolish fetter would bring crores of our Hindu brethren into the mainstream. They would serve the country in various capacities and defend her honor. Thus, many of Savarkar ideas on social and religious reforms, embrace of science and building a strong state continue to be relevant for India. His controversial position on Hindutva also continues to inform current political debates. It is time that a wider set of scholars began to engage with Savarkar ideas, including controversial ones. Allow me to see my God in his temple. Allow me, I beseech, let my eyes have their fill of him. Please, oh please, defiled my hands are, cleaning your filth night and day to cleanse them in the pure heart. Allow me, I pray. I am but the body, he its life. I am thirst only, he can sate. I am the wretched, he is the compassionate. Oh, let me fall at his feet, prostrate. I am a Hindu, he my Hindu God. O fellow Hindu brothers, bar not, beg I, my way to my God. अपने कुछ लफ्जों पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी। आप लोगों से एक छोटी सी इल्तिजा है कि मेरे स्क्रीन को पिन करके जरा गौर से सुनिएगा। चाहे सावरकर हो, बेगम अख्तर हो या फिर मंटो, इन सभी की शख्सियत अलग है, लेकिन ये समाज का एक ही चेहरा दिखाते हैं, जिसे हमारे समाज के लोग कबूल करने से कतराते हैं। आज जैसे हम व्हाइट वॉश्ड फेरी टेल देखकर ये सोचते हैं कि हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होगी।
वहीं दूसरी ओर बेगम अख्तर हमारे समाज में औरतों की सच्चाई दर्शाती हैं। सावरकर भले ही एक हीरो है हमारे लिए, मगर आज वो होते तो ये खूबसूरत डाइवर्स भारत ना होता। आज अगर मंटो असलियत में जिंदा होते तो सबको रिलीजन पर नहीं इंसानियत पर एतबार होता। धन्यवाद। तो चलिए हम अपना सफर यहीं खत्म करते हैं, मगर इस सफर को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर आप बेगम अख्तर की जगह होती तो किसे चुनते? अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को, या फिर अपने फैमिली और समाज को? आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है। अपने ड्रीम्स को, पैशन को। ड्रीम्स को। मैं कोशिश करती कि मैं अपनी फैमिली को समझा सकूं, जहाँ तक मेरी मैं अपना पूरा वो ट्राई करती अपनी फैमिली को समझाने का कि मुझे सपोर्ट करे और मैं कुछ भी ऐसे गलत नहीं कर रही हूँ, कि हर तरीके से उन्हें समझाने का, और वो अगर नहीं मानते हैं उसके बाद मैं अपने ड्रीम्स को चूज करती हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम दोनों को साथ लेकर के चल सकते हैं? आप में से कोई भी? हाँ। कैसे? फैमिली को उनको दिखाना कि हमें कितनी हमारे मतलब हम कितना चाहते हैं हमारे ड्रीम्स को, हम कितना पैशनेट है हमारे ड्रीम्स के लिए, और हम एक्चुअली में उसके काबिल हैं अचीव करने का। हम जब अपनी फैमिली को दिखाते हैं ना कि हाँ हमारे अंदर वो पैशन है, हमें करना है, तो कभी भी फैमिली उस चीज के लिए मना नहीं करेगी। अगर उन्हें दिखेगा कि वो हमारे लिए हमारे अच्छे के लिए है, ऑफ कोर्स हमें ये दिखाना पड़ता है फैमिली को, और वो कभी भी हमारा बुरा तो चाहते नहीं है, तो वो हमारे भले के लिए कहते हैं कि नहीं करना ये सब चीजें। लेकिन जब हम उन्हें बताएंगे कि ये सब चीजें हमारे अच्छे के लिए हैं, तो ऑफ कोर्स वो हमें सपोर्ट ही करेंगे। ये बिल्कुल सही कहा सोनम आपने। और ये क्या सिर्फ सोनम ही बता रही है? आप में से और कोई नहीं बताना चाहेगा? कम ऑन, आप लोग अपने आप को सिचुएशन बेगम अख्तर की जगह रखकर देखिए और सोचिए आप क्या करते। समझता मैं एक्चुअली क्या कहते हैं, आप में से सबको शायद पता है कि क्या कहते हैं मेरी शादी हो चुकी है और क्या कहते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, फिर भी मैं अपना ड्रीम फुलफिल कर रही हूँ बिकॉज ऑफ फैमिली के सपोर्ट के कारण, बिकॉज ऑफ दे नोज कि हाँ ये इसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं। जब तक हम अपनी कैपेबिलिटीज नहीं दिखाएंगे अपनी फैमिली को, उनको ये चीज़ नहीं समझा पाएंगे कि यस मैं कुछ कर सकती हूँ, और क्या कहते हैं मेरे अंदर भी वो कैपेबिलिटीज हैं जो सामने वाले क्या कहते हैं क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रही है आज की डेट में। तो शादी के बाद हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो चाह है। बेगम अख्तर को मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी क्योंकि उनके अंदर वो चाह थी, उनके अंदर वो एक विल पावर, बेसिकली हमारी विल पावर ही होती है जो हमें हमसे हर चीज करवाती है, हमें कैपेबिलिटीज देती है कि हाँ आप कर सकते हो, और आप दुनिया को भी समझा सकते हो ये चीज कि ये आप कर सकते हो इस चीज को, और क्या कहते हैं आप अपनी फैमिली को भी समझा सकते हो। तो आज की डेट में तो मतलब फैमिलीज भी क्या कहते हैं, मैं अपनी फैमिलीज की बात करती हूँ, सब लोग पढ़े लिखे हैं, बट मेरे क्या कहते हैं मदर इन लॉज वगैरह जो है वो इस चीज को अलाउ नहीं कर रहे थे, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। तो बिकॉज ऑफ उनको मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज नजर आई, मैंने उन्हें वो दिखाया कि यस मैं कुछ कर सकती हूँ। तो हम अपनी फैमिलीज को मना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं सारी फैमिलीज मतलब अलाउ नहीं करती हैं, बट इफ अगर मैं वही कहूंगी कि अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू। मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी हीरा, आप सच में काबिलियत तारीफ हैं और हम सबको आपसे सीखना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, दैट्स ऑल। One question.
Guys, just now you all listened about Veer Savarkar. So he favored the pursuit of science and reason and criticized irrationality, right? So right now we are doing different theories in our PFU subject, Philosophical Foundations of Education. So can anyone tell me which ideology, which theory favors the ideology of Savarkar? Any one of you can relate the theories we are studying right now with the theories of Savarkar of that time? Anyone guys? ऐसी कौन सी थ्योरी है जो साइंस और रैशनैलिटी को फेवर करती है? रियलिज्म। यस, करेक्ट। सो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप, असरा? What realism basically is? Asra, are you there? Yes, realism is basically जो साइंस पे बिलीव करते थे उन्हें मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे बिलीव नहीं होता उतना। Yes, correct. And which is the theory which opposes the ideas of Savarkar or opposes the realism theory? Idealism. Idealism. Yes, and naturalism, जो नेचर की तरफ ज्यादा हमें, right? Yes, yes. Okay, with this we complete our presentation.